नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर जो हमारा था उसमें हमने मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो लेसन है भारत में संघीय व्यवस्था। देखो मित्रों, क्या होती है, शब्द है संघ। संघ का अर्थ क्या होता है? समूह। अर्थात जब कोई चीज मिलकर के इकट्ठी होती है तब वो एक क्या कहलाता है? समूह या संघ कहलाता है। देखिए, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई। कैसे? क्योंकि भारत को जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अर्थात भारत जो बनता है वो राज्यों से मिलकर बनता है। प्रारंभ में जब हमारा देश गठित हुआ था, संविधान बना था, उस समय भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14। अगर वर्तमान स्वरूप की बात करूं तो वर्तमान में भारत में 28 क्या हैं? राज्य हैं। क्योंकि हालांकि 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने बताइए? 9। कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, 2 नए बन गए हैं। तो ये जो है 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलकर के हमारा एक क्या बनता है? भारत बनता है, एक संघ बनता है। तो भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सी है? संघीय व्यवस्था है। अर्थात भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है, राज्यों से मिलकर बनता है। और यह व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था उस समय कितने राज्य थे? 14। और वर्तमान में कहां तक पहुंच चुके हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा एक भारत का निर्माण होता है। अब देखिए, इस संघीय व्यवस्था में होता क्या है, समझो पहले। संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें मैंने आपको बताया था कार्य करती हैं। एक तो होती है संघ सरकार और एक क्या होती है? हमारी राज्य सरकार। अब जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि संविधान द्वारा ही, किसके द्वारा? संविधान द्वारा संघ सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियां या पावर दी जाती है। अर्थात संघ को भी शक्तियां दी जाती हैं और राज्य सरकार को भी कुछ शक्तियां प्रदान की जाती है। एक तरह से शक्तियों का क्या होता है? पृथक्करण होता है, बंटवारा होता है। ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को ही हम संघात्मक या संघीय व्यवस्था कहते हैं, जिसमें संघ सरकारों और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। कानून निर्माण के लिए अलग से पावर शक्तियां दी जाती हैं, कुछ रियायतें दी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था को ही हम संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो समझ में आया? तो भारत में वर्तमान में हालांकि संघात्मक भी देखने को मिलता है और एकात्मक भी देखने को मिलता है। एकात्मक में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। संघात्मक में क्या होता है? सर्वोपरि कौन होता है? संविधान। जैसे ये संविधान है, ये संघ सरकार और ये राज्य सरकार, तो दोनों को ही बराबर क्या शक्तियां दी जाती हैं। ये तो कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक। कौन सी है? संघात्मक। अब बात करता हूं मैं एकात्मक की। एकात्मक अर्थात एक के हाथ में शक्तियां। कैसे? कि ये तो हमारा हुआ संविधान। क्या हुआ? संविधान। और संविधान ने सारी शक्तियां किसको दे दी? संघ को। अर्थात सारी शक्तियां कानून निर्माण में, सारी जो पावर है वो एक हाथ में, किसके हाथ में? संघ।
और संघ के नीचे काम कौन करते हैं? राज्य। अर्थात इसमें क्या है? सर्वोपरि संविधान है। कौन है सर्वोपरि? संविधान। संविधान ने किसको शक्तियां दी? संघ को भी दी हैं, राज्य को भी दी। लेकिन एकात्मक में क्या होता है कि संविधान ने सारी शक्तियां किसको दी थी? संघ को। और संघ के अधीन कौन कार्य करते हैं? राज्य कार्य करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है जिसमें संविधान सारी शक्तियां संघ को देता है और संघ के अधीन कौन कार्य करते हैं? राज्य, ये व्यवस्था कौन सी होती है? एकात्मक। और जिसमें सारी शक्तियां संविधान संघ और राज्यों को बराबर बांटता है वो कौन सी व्यवस्था कहलाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हुआ संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है? अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में ये दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, संघात्मक भी एकात्मक। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक। अब वो कैसे कैसे है, संघात्मक कैसे है, एकात्मक कैसे, वही हम इस लेसन में डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि भारत का शासन संघात्मक कैसे है और फिर हम बात करेंगे भारत का शासन एकात्मक कैसे है। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख तत्व। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि संघात्मक में राज्य और संघ के मध्य शक्तियां बांटी जाती है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा। नोट करते हैं, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 246 में संघ तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों को, इन विषयों को लिखिए, इन विषयों को 3 भागों या सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून केंद्र बनाता है। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून राज्य बनाता है, तथा समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून केंद्र व राज्य मिलकर बनाते हैं।
तो देखिए, जैसे कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। और उसकी जो 7वीं अनुसूची है और अनुच्छेद नंबर 246 है, उसमें इन शक्तियों का संघ और राज्यों के मध्य क्या किया गया है? बंटवारा किया गया। और ये जो बंटवारा है ये 3 भागों में किया गया और उन्हें हम सूचियां बोलते हैं। कौन कौन सी? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरी हमारी कौन सी है? समवर्ती सूची। यहां पर समझते हैं, एक कौन सी है? संघ सूची, एक हमारी राज्य सूची और एक हमारी समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97। हालांकि वर्तमान में ये 100 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 100। राज्य सूची में कितने रखे गए हैं? 66, जो कि वर्तमान में 62 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47, जो कि वर्तमान में 52 हो चुके हैं। अब जो संघ सूची है, इस पर तो सारे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएंगे, केंद्र का भी हिस्सा होगा और राज्य का भी हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से शक्तियों को अलग अलग तरीके से बांटा है। केंद्र को अलग शक्तियां दी गई हैं, राज्य को अलग दी गई और दोनों को मिलकर भी दी गई हैं। तो ये शक्तियों का बंटवारा ही भारत में किस व्यवस्था को इंगित करता है? संघात्मक शासन व्यवस्था को इंगित करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आगे चलते हैं।